नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपका जो संविधान का होगा ये 15वां भाग होगा। इसके पहले आपके 14 भाग हो चुके हैं। अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको सभी जो है प्लेलिस्ट में आपको क्या वीडियो मिल जाएंगे। तो आज ये जो टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और इसके पहले क्या राष्ट्रपति हो चुका है। तो उपराष्ट्रपति आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको क्या है राष्ट्रपति अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे आज हमने बोर्ड पे पहले से कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ हेडिंग है, इन्हीं के माध्यम से पूरी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला लिखा है स्रोत। तो स्रोत से क्या होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्रोत तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। क्वेश्चन आएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए। अगर हम इससे बात करें, प्रमुख अनुच्छेद की बात करें, तो इनके जो अनुच्छेद हैं हम टोटल 4 बताएंगे। कितने, 4 अनुच्छेद बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 63, 64, 69 और 70। तो 63, 64, 69, 70 ये 4 आपकी प्रमुख क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या है, ये अनुच्छेद है। तो पहला जो आपका अनुच्छेद होगा ये आपके क्या होंगे, अनुच्छेद। तो 63 में ये बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, 63। क्या होगा, 63 उपराष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति। 64 में क्या है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपका होता है उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का सभापति या फिर अध्यक्ष कौन होता है, ये आपका होता है उपराष्ट्रपति होता है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 64 में किया गया है। अब यहाँ पे शपथ है, तो शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है, 69 में। शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है, ये 69 में किया गया है। 70 में क्या है, 70 में ये है कि अगर जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो पालन है ये उपराष्ट्रपति करता है। जैसे हम कह दें रामनाथ कोविंद इस्तीफा दे दें तो इनका कार्यभार कौन संभालेगा, तो इनका कार्यभार एम वेंकैया नायडू संभालेंगे। कौन, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे ये होगा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन। ये कंडीशन तब होगी जब राष्ट्रपति का इस्तीफा दे देगा या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा उसके पद से। तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का पालन करेगा। तो 4 अनुच्छेद आपके हो गए, 63 हो गया, 64 हो गया, 69 हो गया, 70। 63 में पद है, 64 में राज्यसभा का सभापति है और 69 में क्या है, शपथ है और 70 में क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन। अब इसके बाद आते हैं योग्यता। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, योग्यता। तो योग्यता, जो योग्यता आपकी राष्ट्रपति की होती है वही योग्यता इनके भी होती है। आपको ध्यान देना है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। तो भारत का ये नागरिक होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो। तो 35 वर्ष की अवस्था क्या है, ये पूरी कर चुका हो, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखेंगे जो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं वही उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो ये आपको क्या है, ये इसमें होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति है अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हम उसी व्यक्ति को क्या है, हम उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। और यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि किसी भी लाभ के पद पे न हो, लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। और यहाँ पे ये भी कह देंगे पागल एवं दिवालिया ना हो,
पागल एवं दिवालिया न हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के योग्यता में क्या अंतर है। तो आपका ये पॉइंट सबसे मेन मायने रखता है कि ये अंतर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो कौन, ये उपराष्ट्रपति। अब यहाँ जैसे हम कहते हैं पागल एवं दिवालिया न हो, दिवालिया का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है अगर बैंक से कर्जा ले लिया है और उसको पूरा नहीं कर पाता है, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी हैं, तो ये लोग क्या है, ये पलायन कर चुके हैं, तो ये लोग क्या हो गए, दिवालिया हो गए। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक से पैसा लेता है कर्ज के रूप में, अगर पूरा नहीं दे पाता है, वो दिवालिया उसे घोषित कर दिया जाता है। अब लाभ के पद पे क्या क्या आते हैं, तो लाभ के पद पे 4 पद होते हैं। एक आपका राष्ट्रपति है, एक आपका है उपराष्ट्रपति है, और एक आपका हो जाएगा राज्यपाल, ये फिर संघ का मंत्री। तो ये जो चारों पद होते हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाते। ये जो होते हैं चारों, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या है कि वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होता है, तो कौन सा लाभ का पद नहीं माना जाता। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ का मंत्री है। ये जो चारों पद होते हैं इन्हें लाभ के पद पे नहीं माना जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई राज्यपाल है, अगर वो लड़ना चाहता है क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो वो लड़ सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल लाभ का पद नहीं माना जाता। लेकिन हम जैसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी है, तो उसे लाभ का पद माना गया है। भारत का महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, जैसे डीएम है, एसडीएम है, कोई भी व्यक्ति है अगर वो लड़ना चाहे तो उससे पहले क्या उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्हें क्या है, महान्यायवादी है, डीएम, एसडीएम, ये सब क्या होते हैं, लाभ के पद माने जाते हैं। लेकिन ये जो चारों पद होते हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, योग्यता हो गया है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे निर्वाचन मंडल की। क्या करेंगे, निर्वाचन मंडल की। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ देखेंगे कि जैसे ये आपकी योग्यता हो गई है, तो एक चीज हम कह दें कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ा जा सकता है नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कोई राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा में सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद से क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा। किसी भी व्यक्ति को अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव पे लड़वाना है, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से 20 सदस्य क्या होंगे, प्रस्तावक के रूप में होंगे, 20 सदस्य क्या होंगे, अनुमोदक के रूप में। अगर हम यहाँ पे क्या है, ये तो उपराष्ट्रपति की हो गया, किसके लिए, ये उपराष्ट्रपति के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति के लिए, तो 20 की जगह पे क्या हो जाएगा, 50। दोनों में कंपेयर करके याद रखेंगे तो बहुत आसान से याद हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए 50-50 और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20। ये आपको ध्यान देना है, इसको आप लोग साथ में नोट करते जाइए। अब देखिए आगे क्या है आपका, तो आगे शपथ है। अगर हम शपथ की बात करें तो शपथ जो है आपका, ये राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति दिलाता है। आपको ये याद रखना है कि शपथ जो है उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगर आपके मन में क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन अगर सीधा सीधा पूछे कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब त्यागपत्र, तो त्यागपत्र अगर पूछता है तो त्यागपत्र भी आपको ध्यान देना है। त्यागपत्र किसको देता है उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। तो दोनों चीजें आपको क्लियर करना है कि शपथ और त्यागपत्र, शपथ भी और त्यागपत्र कौन लेता है, ये दोनों आपके लेते हैं उपराष्ट्रपति। कौन लेता है, उपराष्ट्रपति लेता है। तो शपथ हो गया है और त्यागपत्र हो गया। अब हटाने की विधि की चर्चा करेंगे। हटाने की विधि,
हटाने की विधि। अब देखिए हटाने की विधि क्या है, तो हटाने की विधि में हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई भी राष्ट्रपति है अगर स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन अगर इसको हटाना है तो आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसको 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, तो 14 दिन जो पूर्व है तो उसे राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे कौन, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या है सूचित कर देंगे कि हम आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में ला रहे हैं, तो इसलिए क्या आपको इस्तीफा देना हो तो दे सकते हैं, नहीं हमारे प्रस्ताव लाने के बाद आपको स्वतः हटना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा कितने दिन पहले उसे सूचना दी जाती है, तो आपको याद रखना है 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व। अब यहाँ ये देखना है कि जब 14 दिन पूर्व सूचना दे देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करता है, वो उसको इस्तीफा दे देता है। अगर इस्तीफा सपोज दैट नहीं देता है तो फिर प्रस्ताव लाया जाता है। जो प्रस्ताव लाया जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, तो राज्यसभा में। कहाँ पे लाया जाएगा, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब लाया जाएगा, क्यों, क्योंकि राज्यसभा का ये सभापति होता है, इसलिए जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। अब राज्यसभा में लाने के बाद वही प्रस्ताव कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को उसके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे लोकसभा मना कर देता है तो क्या होगा कि राज्यसभा अकेले इसको हटा नहीं सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उसे 14 दिन पूर्व क्या सूचना दी जाती है, और इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग किसमें है, केवल राष्ट्रपति में है। इसे केवल 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है, उसके बाद फिर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, फिर वही प्रस्ताव कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है। लोकसभा में 2/3 जो सदस्य होते हैं वो लोग फिर इसमें क्या सहमति दे देंगे, और इसके बाद क्या है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह हटाने की विधि हो गई है। आगे देखिए इसके बाद है शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य, अगर हम बात करें शक्ति एवं कार्य की, तो शक्ति एवं कार्य में आपको यह ध्यान देना है कि जैसे हम कह दें कि ये क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का सभापति। तो ये आपका होता है राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति के यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति या अनुपस्थित है या किसी कारणवश इस्तीफा दे देता है तो यहाँ पे क्या देता है, कार्यभार संभालता है। क्या संभालता है, कार्यभार। तो कार्यभार संभालेगा किसकी जगह पे, उपराष्ट्रपति के कंडीशन में। अगर हम ऐसे याद रखेंगे कि राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति सभापति होता है तो यहाँ पे इसका जो वेतन होता है 4 लाख होता है, लेकिन जब वही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है तो वहां वेतन कितना हो जाता है, 5 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 लाख। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि जैसे उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया है, तो मेन ये बनाया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति जैसे नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, इसे उस पद पे बने रहना है। लेकिन हर वक्त तो ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ राष्ट्रपति नहीं होगा, तो इसीलिए अलग से इसे राज्यसभा का क्या है, सभापति बना दिया गया है। अगर ये कंडीशन जैसे आती है कि राष्ट्रपति किसी कारणवश हट जाते हैं, कुछ हो जाता है, कहने मतलब है कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जितने भी राष्ट्रपति के कार्य होंगे, ठीक है, वो सब कौन संभालेगा, वो सब संभालेगा उपराष्ट्रपति। और वहां पे जो उपराष्ट्रपति की जो सुविधाएं होंगी, सभी जो राष्ट्रपति को उपलब्ध होती हैं वो सभी सुविधाएं किसको मिलेंगी, उपराष्ट्रपति को मिलेंगी। ऐसे अगर हम जब तक ये सभापति होगा 4 लाख वेतन है, और जैसे ही राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा तो वेतन कितना हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब एक चीज और देखना है यहाँ पे कि जैसे हम कह दें इस कंडीशन में, जैसे हम कह दें
कि जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति हो गया है और यहाँ पे जितने भी कार्य हैं, यहाँ पे जैसे कोई भी कार्य है तो कार्य वो कर रहा और वो पास कर दिया है। अब इसके बाद इसे इस पद से हटा दिया गया, हटाने के बाद क्या है, उसके कार्य क्या है, प्रभावी रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रभावी रहेंगे। तो ये आपको हो गया शक्ति एवं कार्य। इसके बाद देखेंगे राज्यसभा में स्थित एवं वेतन। राज्यसभा में स्थित एवं वेतन। वेतन तो बता ही चुके हैं। वेतन राज्यसभा में जब सभापति होता है 4 लाख और जब राष्ट्रपति बन जाता है क्या हो जाएगा, 5 लाख, क्योंकि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख होता है। अब देखिए राज्यसभा का ये सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का ये सभापति होता है तो इसका मतलब ये अध्यक्ष होता है। तो एक चीज आपको याद और रखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो क्या कहते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है कि राज्यसभा का क्या होता है, सभापति या फिर अध्यक्ष कह सकते हैं। सभापति या अध्यक्ष कहाँ का? राज्यसभा का। लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा के सभी कार्यों में सम्मिलित हो जाता है लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन वहां पे सभी कार्यों में भाग ले सकता है। अब इसके बाद ये देखेंगे, जैसे हम कह दें मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल पारित होता है, कोई बिल पारित होता है और बिल में क्या है 50% यहाँ पर और 50% यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि 50% पक्ष में और 50% विपक्ष में। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा में कोई भी बिल पारित होता है और उस बिल में क्या 50% पक्ष में और 50% विपक्ष में जब हो जाता है तो उस बिल का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है निर्णायक मत, उपराष्ट्रपति क्या है, निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, ये निर्णायक मत दे सकता है जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव में, बिल में मत देने का अधिकार नहीं है लेकिन उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है राज्यसभा का जो सदस्य नहीं है लेकिन उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक नहीं, वो सॉरी, निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर केवल ऐसे पूछे मत देने का अधिकार है या नहीं तब आपका नहीं हो जाएगा, लेकिन निर्णायक का मतलब ये होता है जब किसी बिल में क्या 50% पक्ष में और 50% विपक्ष में वोट पड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर 50-50 नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या है, मत नहीं दे सकता। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना। और वेतन में हम पीछे पढ़ चुके हैं, किसका वेतन 4 लाख होता है लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति के कार्यों का पालन करता है तब इसका वेतन क्या हो जाता है, 5 लाख हो जाता है। कितना? 5 लाख। इसके बाद करेंगे एससी और निर्वाचन आयोग। एससी और निर्वाचन आयोग। तो लास्ट पॉइंट है एससी और निर्वाचन आयोग। तो एससी मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है, निर्वाचन आयोग। तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, दोनों की जो निर्वाचन की जिम्मेदारी है ये निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और इससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब निर्वाचन से क्या समझे, तो निर्वाचन जैसे है तो निर्वाचन मंडल में क्या क्या आते हैं, तो निर्वाचन मंडल में आपको ध्यान देना है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा, तो राष्ट्रपति में तो ये दोनों तो है ही, इनके अलावा विधानसभा है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट है दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा। लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं, निर्वाचन मंडल में जो लोग भाग लेते हैं, वहां पे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य। और सभी का मतलब ये होता है कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी। तो आपको ये याद ये रखना है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी
निर्वाचित सदस्य ये लोग क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपको अगर कंपेयर करके पढ़ना है राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को, बड़े अच्छे से समझ में आएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। वहां पे 4 कंडीशन होती है, यहाँ पे केवल 2 और 2 हैं, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है सभी, और सभी का मतलब होता है निर्वाचित वाले भी और मनोनीत वाले भी। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये लोग क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। तो ये आपका उपराष्ट्रपति हो गया है। और यहाँ पे एक और ध्यान देना है, जैसे हमने बताया, फिर से एक बार बता चुके हैं कि जैसे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो ऐसी कंडीशन में, जैसे हम कहते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, है ना। तो जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट वाला दिया है, तो जैसे मान लें किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, ठीक है, और वो शपथ ले लिया, उसके बाद वो बहुत सारे 10 से 15, 20, 25 बहुत सारे प्रस्ताव या कार्य कर चुका है, और बाद में जानकारी होती है कि इसके चुनाव में क्या गड़बड़ी हुई है, इसके चुनाव में क्या है, गड़बड़ी हुई है। और उस जो गड़बड़ी को देखते हुए जब सिद्ध हो जाता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, तो इसलिए से क्या है, इस उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान हटने से पहले अगर उसके द्वारा जो कार्य पारित कर दिए गए हैं उनको निरस्त नहीं किया जाएगा। ये चीज हमेशा आपको दिमाग में बैठाना है कि किसी भी व्यक्ति चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर चुनाव में गड़बड़ी होती है और ये जानकारी हमको 2-3 महीने बाद प्राप्त होती है, और 2-3 महीने में उपराष्ट्रपति के द्वारा जितने भी कार्य स्टार्ट कर दिए गए हैं, पारित कर दिए गए हैं, हटने के बाद वो कार्य क्या निरस्त कभी नहीं होंगे, वो कार्य क्या है, वो हमेशा पारित रहेंगे। और इनका जो चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार इनका होता है उपराष्ट्रपति का, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, या फिर इसे कहें एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, या फिर अप्रत्यक्ष द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं गुप्त रूप द्वारा। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अगर समझना है तो दोनों वीडियो को आपको एक साल लगातार देखना है। जितने भी कंफ्यूजन है आपको वो सब दूर हो जाएंगी, और ये दोनों को आपस में को रिलेट करके याद रखेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से क्या है, ये आपको याद रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि इसको हम अधिक से अधिक और अच्छा सा रिस्पांस दें आपको। और चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आपको बताना कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से द्रव होता है, द्रव से ठोस होता है, कि तरल से द्रव होता है, कि द्रव से ठोस होता है। तो ऊर्ध्वपातन आपको बताना है, और इसके अलावा इसका एक उदाहरण भी देना है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।